हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। इस जो सीरीज है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आपके एग्जाम से पहले करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा√3, यानी कि भुजा मान लेते हैं ए है घन की तो a√3, a√3 ठीक है। जब इससे तुलना करेंगे a√3 की a√3 से तो a की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, a बराबर मिल जाएगा हमें 8। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या है, भुजा है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ए कितना है 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 इंटू 6 कितना होता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, राहुल ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतनी ही 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद ली। बाद में राहुल ने दोनों को मिला लिया और सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। तो राहुल को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। देखिए जितनी वस्तु 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है उतनी वस्तु 14 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु 10 रुपये के हिसाब से खरीदी तो एक ही वस्तु 14 रुपये के हिसाब से खरीदी, यानी कि 10 रुपये की एक वस्तु खरीद ली और 14 रुपये की एक वस्तु खरीद ली। कुल मिला के कितने रुपये खरीद ली, तो दो वस्तुएं खरीद ली 14 और 10 24 रुपये की, यानी दो वस्तुएं 24 रुपये की उसने खरीद ली। और कह रहा है कि जो टोटल वस्तु है उसको 13 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 13। वस्तु हमारे पास कितनी है 2 है, तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 24 रुपये में जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी ही वस्तुएं हमने 26 रुपये में बेच दी। तो हमें लाभ कितने का हुआ, तो हमें लाभ हुआ 2 रुपये का। और हमें परसेंटेज में पूछा है तो लाभ की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है कितना 24 है, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, 2/24 का मतलब होता है 1/12। 1/12 का मतलब क्या होता है 4 से कटेगा 3 बार, 4 से 25 बार, 25/3 का मतलब कितना होता है 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 से 1/3% का क्या होगा लाभ होगा। लाभ कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हमने एक वस्तु 10 रुपये के हिसाब से मान ली, एक वस्तु में 14 रुपये के हिसाब से मान ली। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 24 हो गया और दो का विक्रय मूल्य कितना है 26, क्योंकि 13 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है। इसका मतलब 24 में खरीदी हमने कोई चीज़ 26 में बेची है। दो का लाभ हुआ है कितने पे 24 पे, 2/24 यानी कि 1/12। 1/12 की फ्रैक्शन कितनी होती है 8 से 1/3%। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये की धनराशि पर तथा 1 वर्ष के लिए 1300 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज जो 6 महीने में चक्रित होता है की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशियों में क्या अंतर होगा। ठीक है, पहली कंडीशन दे रखी है 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए 1000 रुपये पे दर कितनी है 5% है, तो ये कितना हो जाएगा मिश्रण बराबर हो जाएगा मूलधन और 1+r, 1+r कितना है 5/100 की पावर n कितना है n यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए बराबर क्या होता है p इंटू 1+r/100 की पावर n। ठीक है, ये कितना है ये हमें निकालना है। p हमारा दे रखा है 1000, r दे रखा है 5%, n दे रखा है 2, तो इसको निकालिए तो हो जाएगा आपका 1000 और आप 5 से कटेगा 40 बार, सॉरी 5 से कटेगा 20 बार, 20 और 1 21, 21/20 गुणा 21/20। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बच जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा 5 बार और 21 का वर्ग कितना होता है 441 गुणा 5/2। ये कितना आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22/2। कितना हो जाएगा ये आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 0 ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर हो जाएगा आपका 0 और 2 दूनी 4, एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10, यानी कि 1000 वाली राशि कितनी होगी 1102.5। इसका मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 1000 में से घटा देंगे, सॉरी 1102 में 0.5 में से 1000 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 102.5,
यानी पहली कंडीशन में हमारा ब्याज कितना हो गया 102.5। ठीक है, देखिए ये जो आपका इतना लंबा तरीका था ना, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? यानी पहली कंडीशन में ब्याज निकालने का एक शॉर्ट तरीका क्या था, यदि आपको ये पता होता कि 5% जब दर होती है तो 2 साल का ब्याज कितना होता है, तो 2 साल का ब्याज होता है 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी कि 10.25। ठीक है, यानी हम यदि 1000 का 10.25% डायरेक्ट निकालते हैं तो हमारा 102.5 ही आता। ठीक है, चूँकि कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया पूरा। ठीक है, यहाँ से आपको ब्याज कितना मिल गया 102.5 का। अब आते हैं दूसरे वाले पे। जब बात हो रही है 1300 रुपये की और समय कितना है 1 वर्ष, जब 6 महीने में चक्रित होता है। जब 6 महीने में चक्रित होता है तो समय क्या हो जाता है डबल, यानी अब समय कितना हो गया 2 वर्ष और दर क्या हो जाती है आधी। दर कितनी होगी 2.5%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब दर कितनी है 2.5% और समय क्या है 2 वर्ष, तो 1300 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा देखते हैं। देखिए जिस तरीके से ये निकाला है इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है P × 1 + R/100n। ये क्या है मिश्रण, P मूलधन, R दर और n क्या है समय। देखिए मूलधन यहाँ पे कितना है 1300, ए बराबर कितना हो जाएगा 1300, 1 + R कितना है यहाँ पे 2.5% यानी 2.5 बटे में 100, n कितना है यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1300 और 2.5 से कितनी बार कटेगा ये 40 बार, 40 से कम 40 और 1 41, यानी 41/40 गुणा 41/40 क्योंकि 2 बार है। ठीक है, आगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आगे देखते हैं 13 का गुणा किसमें होगा, तो 13 का गुणा होगा 41 के वर्ग में। 41 का वर्ग कितना होता है 1681 बटे में 16। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब 13 गुणा किसमें होगा इसमें, 13 गुणा जब हम 1681 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 21,853 बटे में कितना है 16। जब 16 भाग इसमें करेंगे कितना आएगा 16 कम 16, 5 बचेंगे और कितना हो जाएगा 58, 16 × 48, 10 बचेंगे, 16 छक्के 96, कितने बचेंगे आपके 16 छक्के 96 और 16 कम 16 5, 16 × 48 10 और 16 छक्के 96 9 और 16 अट्ठे 16 पंजे 80, 13 बचेंगे और 16 अट्ठे 128 यानी कि 1365.8 हो जाएगा आपका। ठीक है, और मिश्रण आपका कितना हो गया 1365.8, जबकि आपका मूलधन कितना था 1300 था। इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया, ब्याज मिल गया आपको 1365.8 में से हम क्या करेंगे 1300 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आप 65.8। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हमें इतना ब्याज मिल रहा था, पहली कंडीशन में हमारा ब्याज कितना मिल रहा था 102.5, तो अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया आपका 102.5 में से हम कितना घटा देंगे 65.8। ठीक है, तो देखिए 15 में से 8 गए तो 7 और 11 में से आपके 5 गए तो 6। ठीक है, और उसके बाद में 9 में से 3, 36.7 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। 36.7 कौन सा है आपका ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगी लेकिन यदि आपको ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पता होती तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे इसका 5% का 2 साल के लिए कितना होता है 10.25 होता है, ऐसे आप 2.5 साल के लिए भी निकाल सकते हो। कैसे, देखिए 2.5 + 2.5 और फिर प्लस में 2.5 × 2.5 बटे में 100। ठीक है, यानी x + y + x/100 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 25 × 25 625, 625 में 100 का भाग देंगे तो आपका ये आएगा आपका 4 पॉइंट के बाद यानी कि प्लस के 0.0625। इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5.0625%। यानी यदि हम 1300 का इतना परसेंट निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना निकल के आएगा, तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा 65.8%, जो हमारा कैलकुलेशन इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में निकल के आया था। ठीक है, समझे। तो आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ समझाई। नेक्स्ट देखिए, ट्रक, कार और ट्रेन की गति के बीच में अनुपात जो है वो 3:8 का है। कार एक समान गति से चल रही है और उसने 13 घंटे में 1040 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। किसने तय करी है ये, एक कार ने। ठीक है, तो कार की गति कितनी हो जाएगी, कार की गति हो जाएगी, गति बराबर क्या होता है यानी 4 बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 1040 बटे में 13, 13 अट्ठे 104 यानी कि 80, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या निकल के आ गई कार की गति। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब आगे देखिए,
आपसे पूछा है ट्रक व ट्रेन दोनों की मिलाकर औसत गति कितनी है। देखिए कार की गति कितनी है, कार की गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कार का औसत कितना है, ट्रक कार और ट्रेन यानी बीच वाला 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 है तो ट्रक यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, और ट्रेन ट्रेन की कितनी है, ट्रेन के 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, यानी आपको ट्रेन की पता चले किसका है, ये ट्रक का है और ये आपकी ट्रेन का है। यहाँ ट्रक की गति कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे दोनों की औसत गति पूछिए। औसत का मतलब क्या होता है, कुल जोड़ बटे में संख्या। कुल जोड़ कितना आ जाएगा, तो 30 प्लस 120, संख्या कितनी है 2 है, यानी एक ट्रक है एक ट्रेन है, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 30 प्लस 120 यानी 150 बटे में 2 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो दोनों की औसत गति है वो कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि a प्लस 1/b बराबर 1 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो c प्लस 1/a का मान कितना होगा। देखिए वैसे तो कॉमन सेंस के हिसाब से a प्लस 1/a बराबर 1/b बराबर 1 दे रखा है, यानी यही आपका क्रम क्या चल रहा है तो आगे, तो इसका मान भी कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, जबकि इसका राइट आंसर भी क्या है 1 ही है। अब इसको करते कैसे हैं वो देखिए। देखिए आपको दिया हुआ है कि a प्लस 1/b बराबर 1 है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी पूछी है, c और 1/a की, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस 1/b, यानी कि b माइनस 1/b। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए b का गुणा इसमें करेंगे b माइनस 1/, ठीक है, a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू मिल गई आपकी b माइनस 1/b। इस हिसाब से 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/a की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, यानी b अपॉन में b माइनस के 1। क्लियर, अब हमें यहाँ से 1/a की वैल्यू मिल गई। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो 1/c की वैल्यू कितनी यहाँ से मिल जाएगी 1 माइनस के b। ठीक है, b को इधर चले जाएंगे 1, तो 1/c की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के b, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस के b, एक उल्टा हो जाएगा। और हमारे पास क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल गई और 1/a की वैल्यू ही मिल गई। अब देखिए आपसे ये तो पूछा c प्लस 1/a पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो c प्लस 1/a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी है 1/1 माइनस के b, और 1/a की वैल्यू कितनी है b अपॉन में b माइनस के 1। क्लियर, इसको जोड़िए। देखिए यहाँ से हम ये माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ b अपॉन b माइनस के 1, और इसको माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/b माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से यदि माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो ये b प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी b माइनस के 1 हो जाएगा। अब b माइनस 1 दोनों में क्या है, एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, b माइनस के 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा b और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी ऊपर भी कितना हो जाएगा b माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा b माइनस के 1। तो मिला क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, कितना कटेगा एक बार कटेगा, यानी c प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, यानी ये जो आपका इतना लेंथी तरीका है, यदि आप कॉमन सेंस लगाते तो आपका राइट आंसर कितना निकल के आता, एक ही निकल के आता। ठीक है, तो आप पेपर में इस तरह से मत करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु कितनी थी, 51 वर्ष थी। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए बी सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए देखिए 7 वर्ष पहले ए बी सी की कितनी थी, 51 वर्ष थी। इसका मतलब 3 लोगों की औसत आयु कितनी है 51, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 51 गुणा 3, 51 गुणा 3 यानी कि 153। ठीक है, ये कब का था, 7 वर्ष पहले का था। तो वर्तमान में हमें योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों के में 7-7 साल जुड़ेगा, तो कुल मिला कितना जुड़ जाएगा, इसमें 21 साल जुड़ जाएगा, यानी तीनों का वर्तमान में योग कितना हो गया 174। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि इसको ए बी सी को इसका 3 घटा के अगर मानोगे तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन के साथ से देखिए बी क्या है, सी से बड़ा है और बी से भी बड़ा कौन है, और ए बी से भी बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, ए है। इसका मतलब ए की आयु सबसे बड़ी होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ए की आयु क्या है, छोटी है सी से, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए ए की आयु क्या है, सी की आयु क्या है, बड़ी है ए से, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके शेष बच गए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक की उम्र सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे भी एक की उम्र सबसे ज़्यादा है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन तीनों की आयु का योग कितना बैठना चाहिए, 174 बैठना चाहिए। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 और 8 13 और 1 14, यानी कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें देखिए 8 और 1 9, 9 और 4 13, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर। इसको जोड़ लेंगे तो ये जोड़ने पे कितना आएगा, 174 ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। जितना आप मतलब ऑप्शन की मदद लेंगे आपका उतना ही समय कम लगेगा। नेक्स्ट देखिए, माँ और उसके 6 बच्चों को औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है, जो माँ की आयु को शामिल ना करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। यानी माँ उसके 6 बच्चे, कुल मेंबर कितने हुए, 7 मेंबर हो गए। 7 की औसत आयु कितनी है, 12, तो योग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 7 यानी कि 84। जब हम माँ को शामिल ना करते हैं तो औसत हमारा कितना, 5 वर्ष गिर जाता है, यानी अब औसत कितना बचेगा, 7, क्योंकि 12 था, 5 वर्ष से गिर गया और औसत कितना रह गया, 7 रह गया। अब मेंबर कितने रह गए, तो 6 मेंबर रह गए, तो 6 मेंबर का औसत कितना है, 7 है, तो योग कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। इसका मतलब 7 लोग, जब 7 लोग थे तब योग 42 था, 84 था। 6 लोग हैं तो योग कितना है, 42 है। इसका मतलब 7 में लोग की उम्र कितनी होगी, 84 माइनस के 42 यानी कि 42 ही उम्र हो जाएगी। यानी माँ कितने साल की है, तो माँ 42 साल की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में k/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितनी किलोवाट बिजली की खपत होगी। देखिए, k/5 किलोवाट की सप्लाई कितने घंटे में होती है, टी घंटे में, ठीक है। इसका मतलब 1 किलोवाट की सप्लाई कितने घंटे में होगी। देखिए, आपसे बोला है कि टी घंटे में कितनी सप्लाई हो रही है, तो k/5 किलोवाट की, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, k/5 गुणा टी, टी बटे में आ जाएगा। तो 10 घंटे में कितना होगा, 10 घंटे में आ जाएगी आपकी k/5 गुणा टी गुणा 10, ठीक है। ये किसके, एक मशीन की है, मशीन कितनी है, 3 मशीन, तो 3 मशीन का करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। 5 से कटेगा आपका 2 बार, 3 दूनी 6, ये अपॉन में कितना आ जाएगा, टी, यानी कि 3 मशीनों में कितनी सप्लाई होगी, तो 6 के अपॉन टी सप्लाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए देखिए, एक आपको बोला है कि प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है, यानी एक मैन हो गया, एक आपका बॉयज हो गया, ठीक है। इनमें से टाइम का रेशियो कितना है, आदमी की तुलना में, यदि आदमी को 1 घंटा लगता है, एक तो लड़कों को 2 घंटा लगता है, तो इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। इस 2:1 का मतलब क्या है कि देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो आदमी है वो 2 लड़कों के बराबर है, यानी एक आदमी इसके बराबर है 2 लड़कों के बराबर है। तो 8 बच्चों के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे, तो 8 बच्चों के बराबर हो जाएंगे आपके 4 आदमी, ठीक है। तो 4 आदमी ये हो गए और 12 आदमी ये हो गए, कुल मिलाकर आदमी कितने हो गए, तो 16 आदमी हो गए। 16 आदमी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 9 दिन में। पूछा क्या है आपसे, 12 आदमी कितने दिन में खत्म कर देंगे, मान लेते हैं हम x दिन में, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 4 से 3, 4 से 4, 3 से आपका 3, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दिन, यानी कि आपके 12 आदमी कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 12 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, 1,000 की धनराशि को 5% बाद से साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता है तो 2,000 रुपये का मिश्रण कितने समय में प्राप्त होगा, ठीक है। तो फिर धनराशि कितनी है शुरू में, 1,000, 1,000 से हमें कितना बनाना है, 2,000 रुपये बनाना है। कब, जब 10 वर्ष के बाद में क्या होता है, ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे 10 वर्ष में हमारा ब्याज हो कितना रहा है। देखिए, साधारण ब्याज की बात है तो साधारण ब्याज 10 साल में कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर आपको पता ही है, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है, 10 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 पंजे 50, ढाई 500, यानी 10 साल में हमारा ब्याज कितना मिल जाएगा, 500। आपसे बोला कि 10 साल के बाद में ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब नया मूलधन कितना हो जाएगा, नया मूलधन हो जाएगा आपका 1,000 पहले से था, 500 आपको ब्याज मिल गया, तो नया मूलधन हो गया आपका 1,500। हाँ, आपसे पूछा है कि 2,000 रुपये का मिश्रण कितने समय में प्राप्त हो जाएगा।
हमारे पास मूलधन कितना है 1500, हमें करना कितना है 2000 रुपये। इसका मतलब हमें ब्याज कितना चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 500 रुपये का, तभी तो 2000 रुपये होगा। जब हम मूलधन में 500 रुपये ब्याज जोड़ देंगे तभी तो हमें 2000 रुपये मूलधन बन पाएगा। इसका मतलब हमें ब्याज कितना चाहिए, तो ब्याज चाहिए हमें 500 रुपये। अब कितने रुपये पे चाहिए, तो 1500 रुपये चाहिए। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो ब्याज चाहिए हमें 500 रुपये, मूलधन कितना है हमारा 1500, दर कितनी है, दर हमारी 5% की है। अब आपसे समय पूछा है, समय को मान लेते हैं हम टी, बटे में कर देते हैं 100। ठीक है, सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा आपका 100 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20/3। यानी टी की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, टी बराबर मिल जाएगा 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, यानी इतने साल के बाद में आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण 2000 रुपये हो जाएगा। 10 साल तो आपका पहले हो गया, 6 सही 2/3 साल और लग जाएंगे, कुल मिलाकर आपको समय कितना लग गया, कुल समय आपका लग जाएगा, ये 10 साल तो आपको यहाँ लग चुके थे, और कुल समय आपका कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 10 साल प्लस 6 सही 2/3 साल, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितना है। कि भत्ते किस में जुड़ते हैं, तो भत्ते जुड़ते हैं आपके मूल वेतन में। देखिए मान लेते हैं हमारा मूल वेतन कितना है 100 रुपये था, और उसका 165% क्या है, तो उसका 165% क्या है, भत्ते हैं। तो 100 रुपये का 165% 165 ही होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा वेतन कितना बन जाएगा, तो हमारा वेतन बन जाएगा 100 मूल वेतन था, 165 रुपये भत्ते के हो गए, तो 265 रुपये हमारा मूल वेतन, सॉरी समग्र वेतन बन जाएगा, जो कि हमारा किसके बराबर दे रखा है, 11,925 के बराबर दे रखा है। आपसे मूल वेतन पूछा है, मूल वेतन हमने कितना माना था 100 माना था, यानी 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए 265 की वैल्यू दे रखी है आपको 11,925, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी 11,925 बटे में 265 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो देखिए कैसे कटेगा आपका। सबसे पहले तो आप 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा ये 55 25 5 या 15, 5 से कितने कटेगा, तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 या 15, 4 15 40 55 25। ठीक है, अब देखिए 53 क्या है, 53 आपकी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कुल मिला के 53 से आपका ये पूरा पूरा कटेगा, तो कितनी में कट जाएगा आपका 53 से पूरा पूरा, पूरा पूरा क्यों कटेगा, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है, देखिए 53 से कितने में कटेगा, तो 53 का पारा आपको भाग देना है 238 में, तो कितनी हो जाएगा, ये लगभग लगभग 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 200 होते हैं, 3 चौक 12 212। अब देखिए आपका जो बच्चा कितना बचा, 2385 बट्टे में 53 गुणा 100। ठीक है, देखिए 53 से कटेगा ये, 53 चौक 212, कितने बचेंगे आपके, तो ये बचेंगे 265, और 265 53 से कितने में कटता है, 253 53 से 5 बार करता है, यानी 265 आपका 53 से कितने में कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 45 गुणा 100 कितना हो जाएगा 45, यानी इसका मूल वेतन कितना हो गया, तो मूल वेतन हो गया आपका 4500। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों को ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दोगुना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई है, जिससे बिल 40% बढ़ गया है। मूल ऑर्डर में ब्रांड की ए की कमीजों तथा ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात क्या था। देखिए देखिए ये मैंने आपको पहले से बनाया हुआ है। आपसे बोला कि यदि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज, ब्रांड ए की कितनी कमीज हैं 4, और ब्रांड बी की कुछ कमीज है, मान लेते हैं ब्रांड बी की हमने एक्स कमीज है खरीदी है। ठीक है, और ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दोगुना था। तो मान लिया हमने ब्रांड बी की एक कमीज का मूल्य कितना है 1 यूनिट है, तो ब्रांड बी की ए की एक कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इसकी कीमत कितनी बन जाएगी, तो इनकी कीमत बन जाएगी आपकी 4 दूनी 8 प्लस 1 इंटू एक्स यानी एक्स, यानी पहली कंडीशन में कुल कीमत कितनी बन गई 8 प्लस एक्स। अब आते हैं दूसरी कमीज पर। माल आने में पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, यानी कि पहले संख्या थी आपकी 4x, 4 और x, अब कितनी होगी x और 4। ठीक है, कीमत तब भी आपकी 2 ही और 1 ही है। ठीक है,
अब कीमत कितनी बन जाएगी इसकी, तो 2x प्लस के 4, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कीमत कितनी बन जाएगी आपकी, 2x प्लस 4। अब हुआ क्या है कि माला ने पता चला कि दोनों ब्रांडों की आपस में संख्या बदल गई है। संख्या बदलने से क्या हुआ है, इसके बिल में 40% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी बाद वाला बिल क्या है, ज़्यादा आया है। बाद वाला बिल क्या है, ज़्यादा आया है। कितना, 40%। यानी कि x प्लस 8 जो आपका पहला बिल था उसका 140%, क्योंकि 40% की वृद्धि हुई है और 100% ये अपने आप में पहले से है, तो कुल मिला के 140%। इसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस के 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, ठीक है। 7 गुणा इसमें होगा 7 8 56 प्लस 7x, और 5 गुणा इधर होगा 5 दूनी 10x प्लस के 20। 7x इधर जाएगा तो इधर आपका 3x बचेगा, और 20 इधर आएगा तो आपका कितना बचेगा, 20 इधर आएगा तो आपका 36 बचेगा, ठीक है। यानी x बराबर कितना जाएगा, 36/3 यानी कि 12। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आपसे पूछा क्या, कमीजों की संख्या का अनुपात। पहले ए का कितना है 4, बी का कितना है 12, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3, ठीक है। 1:3, तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 1:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संजय द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 हैं, और यदि दोनों विषयों में उनके प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 10 हो, तो इन विषयों में उनके प्राप्तांकों का अनुपात कितना है। देखिए, अंग्रेजी और गणित यानी इंग्लिश प्लस मैथ कुल अंक कितने हैं, 170, और इंग्लिश और मैथ दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10। पूछा क्या, दोनों का अनुपात तभी निकाल पाओगे जब दोनों की संख्या पता होगी। तो इस तरह का, यानी x प्लस बाई और x माइनस के बाई, जब इस तरह समीकरण दे रखा हो तो पहली संख्या कैसे निकालते हैं, पहली संख्या निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 प्लस 10, 180 का आधा यानी कि 90। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दीजिए, यानी कि 170 माइनस के 10 यानी 160, 160 का आधा कितना हो जाएगा, तो 80। पूछा क्या, दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी कि 9:8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 3 आता है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो परिणामी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है और शेषफल कितना आता है, 9 आता है। पहली कंडीशन में शेषफल कितना था, 3 था। पूछा क्या, संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखिए, पहले इस बुक का सॉल्यूशन देखिए, इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दिया है। देखिए, ये सॉल्यूशन दिया है आपका इस तरह से, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि हम किसी संख्या में मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, संख्या में यदि हम संख्या के अंकों के योग से भाग दें, संख्या के अंकों के योग से भाग दें, तो जो भी हमारा शेषफल बचता है, ठीक है, पहली कंडीशन में जो शेषफल बच रहा है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, संख्या के अंकों को उलट देंगे और उसमें जो हम संख्या के अंकों से ही भाग करेंगे, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में जो हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है, दोनों का जोड़ ही हमारा क्या बचेगा, दोनों का जोड़ ही हमारा क्या होगा, उस संख्या के अंकों का योग होगा। दोनों ही कंडीशन में जो हमारा शेषफल बच रहा है उसमें दोनों का योग ही, शेषफल का योग ही संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा, ठीक है। संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या, संख्या के अंकों का योग। देखिए, पहली कंडीशन में शेषफल हमारा कितना बच रहा था, 3। दूसरी कंडीशन में कितना बच रहा है हमारा, 9। तीनों 9 का योगफल कितना आ गया, 12। तो संख्या के अंकों का योग भी कितना होगा, 12 ही होगा। देखिए, एक दो एग्जाम्पल लेके आपको इस क्वेश्चन को और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारी 37 है, ठीक है, संख्या हमारी 37 है, और 37 के अंकों का योग कितना हो गया, 3 और 7 10। जब हम संख्या में इसके अंकों के योग से भाग करते हैं तो हमारा भागफल आएगा 3 और शेषफल हमारा कितना आएगा, 7। क्लियर। दूसरी कंडीशन में बोलना है कि जब इसकी संख्या के अंकों को हम पलट दें, ठीक है, तो हम जब इसको पलट देंगे तो हमें संख्या कितनी बन जाएगी, संख्या बन जाएगी हमारी 73। जब हम 73 में इसके अंकों का योग यानी 10 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 7 आएगा, और शेषफल कितना आएगा हमारा, 3, ठीक है। पहली कंडीशन में शेषफल हमारा कितना आया था, 7। दूसरी कंडीशन में शेषफल कितना आया, 3। दोनों का जोड़ कितना हो गया, 7 और 3 10। यानी शेषफल का जोड़ जो होगा वो हमारे संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा, ठीक है। आप तो यही तो समझाया था मैंने कि
जो भी शेषफल का योग होगा वो संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा, यानी 3 और 9 कितना होता है 12, तो 12 ही हमारा क्या हो जाएगा संख्या के अंकों का योग। ठीक है, कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या 3, 4 n संख्या 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। देखिए संख्या आपकी दे रखी है 3, 4 और n, चूंकि 11 से विभाज्य है इसका मतलब 3 प्लस n माइनस के 4 बराबर कितना होना चाहिए 0, यानी 3 प्लस n और माइनस के 4 बराबर कितना होना चाहिए 0, तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से n बराबर 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 1, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो n की वैल्यू हमें ऐसी क्या रखें कि एक 3 में जोड़ने पर वो 4 में से घटाने पर क्या होगा 0 आ जाए, तो n की वैल्यू हम 1 रख देंगे, 1 और 3 4, 4 माइनस के 4 0, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, अर्पण ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा। शेष संपत्ति पुत्र को दे दी गई। यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले हों तो अर्पण की मूल संपत्ति कितनी थी। देखिए 1/3 यानी 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो संपत्ति हमने मान ली 15 की कोई मल्टीपल, यानी हमने सब कुल संपत्ति मान ली आपकी 150, यानी अर्पण की जो कुल संपत्ति को कितनी है 150, 150 का 1/3 यानी कि 50, 50 किसको दे दिया 50 दे दिया विधवा पत्नी को। शेष कितना बचा, तो शेष बचा 100, 100 का 2/5 किसको, सॉरी 3/5 किसको दे दिया, 3/5 का मतलब कितना होता है 60, 60 किसको दे दिया अपनी पुत्री को। शेष कितना बचा 150 में से 50 तो यहाँ चला गया, 60 यहाँ चला गया, शेष कितना बचा 40, 40 किसके पास रहेगा पुत्र के पास, लेकिन 40 किसके बराबर है 6400 के बराबर, यानी 40 की वैल्यू 6400 है और कुल संपत्ति कितनी मांगी थी हमने 150। अब से कुल संपत्ति पूछिए तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 150 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 6400 बटे में 40 गुणा 150। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 से 160, 160 गुणा 150 कितने होते हैं, तो 240 पे 2 0, 24,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यदि x बराबर 1.2424 मतलब कि चलती जा रही सीरीज को x बराबर पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या है धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका समवर्तक नहीं है, तो p प्लस q का मान बताइए। देखिए x की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 1.24 पे बार, बार का मतलब क्या है कि ये संख्या आपकी रिपीट हो रही है बार बार। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए ये जो आपका 1.24 बार है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.24 पे बार। ठीक है, और बार वाली संख्या को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो संख्या लिखी है उसको ऐसे लिख लीजिए, बटे में कितना आएगा जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतना ही 99 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 3 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 33 बार, यानी कि 1 प्लस 8/33। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 33 से कम 33 और 8 41, 41/33, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 41/33, जो किसके बराबर है p/q के बराबर है। आपको बोला है ना p/q के बराबर है, पूछा क्या है p प्लस q का मान, यानी दोनों का जोड़ पूछा है, p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा 41 प्लस 33 यानी कि 74, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा और लासा का गुणनफल दे रखा है आपको 2028, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए संख्या कितनी है आपकी, संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो इनका योगफल कितना होगा 3 और 4 7, तो जो योगफल होगा वो 7 से कटना चाहिए। तो देखिए 68 7 से कटता है नहीं करता, 72 7 से कटता है नहीं करता, ये भी आपका 7 से नहीं करता, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है, वही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका दंडारेख दे रखा है, आपको दिया है कि यहाँ दिया गया दंडारेख विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या को दर्शाता है, आधे को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 1931 से लेकर 1981 तक का 50 वर्षों का डेटा दे रखा है। ठीक है, इधर जनसंख्या क्या है करोड़ों में दिखाई गई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
ये क्वेश्चन है कि वर्ष 1971 की तुलना में 1981 में जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 1971 की तुलना में 1981 में कितनी थी? 54.80। 1981 में कितनी हो गई? 68.40। तो कितनी की वृद्धि हुई है? तो 68.40 में से 54.80 घटाएंगे तो यह जाएगा आपका 13.60। पूछा गया कितने परसेंट की वृद्धि किसकी तुलना में? 1971 की तुलना में। 1971 में कितनी थी? 54.80। गुणा कर देंगे 100 का। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। देखिए इसको हम मान लेंगे लगभग 14, इसको मान लेंगे लगभग 56। तो 14.56 यानी 1/4, 1/4 का मतलब 25%, यानी लगभग 25% के आसपास आपका आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लगभग 25% के आसपास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। कौन कौन सा दे रखा है? 1951 चेक करते हैं। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में पूछा है। 1941 में कितनी थी? 31.85, यहाँ कितना? 36। ये लगभग आपका 4.5 के आसपास वृद्धि हुई है, 4.5 करोड़ के आसपास वृद्धि हुई है। 1961 में देखते हैं, 1961 में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग आपकी 6.5 करोड़ के आसपास वृद्धि हुई है। और 1971 में कितनी है? 1971 में आपकी हुई है वृद्धि लगभग 10 करोड़ के आसपास वृद्धि हुई है, 11 करोड़ के आसपास। ठीक है, और 1981 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1981 में आपकी 13.6 करोड़ की वृद्धि हुई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी 1981 में हुई है। देखिए संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है? यहाँ पे यदि हम परसेंटेज में भी निकालेंगे ना, परसेंटेज में हमारी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ होगी? इसी में होगी। आपको परसेंटेज में ही पूछा था, तो परसेंटेज में आप खुद निकाल सकते हैं। खुद कैसे निकालेंगे? पूछा गया उससे ठीक पहले वाली जनसंख्या जनगणना वर्ष की तुलना में। तो देखिए 4.5 की वृद्धि हुई थी 1951 में। कुछ निकालना किससे है हमें? 31.85 से। तो बटे में 31.85 आएगा, गुणा कर देंगे 100 का। कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको यही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में सबसे कम वृद्धि हुई है परसेंटेज में। देखिए जिस तरह से मैंने ये निकाला था अब उस तरह से इसको निकालिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1931 से 1981 तक की जनसंख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है। ठीक है, 1931 में कितनी वृद्धि थी? तो 1931 में थी आपकी 2790, तो 2790। 1981 में कितनी है? 1981 में थी आपकी 6440। कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई? तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 50 और यहाँ पे आपका बचेगा, सॉरी यहाँ कितना 68 था यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका 40। यानी कुल मिला के 40.50 की वृद्धि हुई है पूरे 50 साल में। पूछा गया आपसे वार्षिक पूछा है, 50 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 81 पॉइंट कितना कटेगा? 8.1 बार कटेगा। 5 से 8 बार, 5 जगह 5 यानी 8.1 बार कट जाएगा आपका। ठीक है, वही संख्या किस में थी? करोड़ों में थी। संख्या किस में थी? करोड़ में। तो 81 हम 1 करोड़ का भाग गुणा कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 81 पे 5 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना और ये आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।